तो इस पार्ट के अंदर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके इंडियन पॉलिटी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, या फिर किसी इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर भी इंडियन पॉलिटी आती है तो ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के आसपास या किसी जिस टॉपिक का हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन के टॉपिक के आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन को हम साथ में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है क्रोनोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन। और इस क्रोनोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन में हम थोड़ा कलर चेंज, आई थिंक रेड इज़ बेटर। ओके, रेड कलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्रोनोलॉजी के अंदर स्टेट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन स्टेट्स का फॉर्मेशन कब से कब हुआ है। मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में जो सबसे पहले जिस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर किसका हुआ, फिर किसका हुआ, ये आपको बात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे से बात करते हैं सिक्किम की। ठीक है, तो सिक्किम जो है एक 36 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 36वां अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, ये कब हुआ था, 1975 के अंदर। ठीक है, और इस अमेंडमेंट के तहत जो है सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट बनाया गया। ठीक है, तो देखिए उससे पहले क्या था, सिक्किम एक यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, देखिए जब कोई भी नया देश, नया जो प्रदेश है, नया इलाका जो है वो भारत के अंदर एक्वायर हुआ, तो उसको क्या है, सबसे पहले एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उस पर केंद्र ने अपना आधिपत्य रखा ताकि उसको प्रॉपरली चैनलाइज किया जा सके। उसके कुछ समय बाद कुछ अमेंडमेंट्स करके उसके अंदर उसको यूनियन टेरिटरी से स्टेट का दर्जा वापस दिया गया है। ठीक है, तो इसी कड़ी में सिक्किम को 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975 के अंदर उसे स्टेटहुड का दर्जा मिला। ठीक, फिर हम बात करें अगर जो झारखंड की, तो झारखंड आपका अभी बना था, कब बना था, झारखंड बना था आपका बिहार से अलग होकर। ठीक है, बिहार से अलग होकर ये बना था आपका 28वां राज्य, 28th स्टेट बना था 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर। ठीक है, और इससे पहले आपका छत्तीसगढ़ भी इसी टाइम पर हुआ था, दैट वाज द 26 स्टेट, 26वां स्टेट था, ये भी बना आपका 2000 के अंदर। ठीक है, सन 2000, 26वां स्टेट। अब देखिए मैंने यहाँ से 26वां स्टेट लिख दिया और यहाँ 28वां स्टेट लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई पहले ये बना होगा फिर ये बना होगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं आसानी से। अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश भी पहले क्या था, एक यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, और ये बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज थे उसके अंदर आता था। तो उसके बाद जब ये यूनियन टेरिटरी था तो उसके बाद एक 71 में एक्ट आया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके दौरान ये यूनियन टेरिटरी बना। बट उसके बाद आफ्टर सम टाइम अरुणाचल प्रदेश के लिए जो है ये फुल फ्लैज एक स्टेट का दर्जा इसे मिला था, दैट इज़ इन 1987। और अगर जो डेट की हम बात करें तो वो थी 26 फरवरी को हर साल अरुणाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। 26 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश बना। ठीक है, तो ये आपको मिल गए सारे स्टेट्स के फॉर्मेशन, कब कब फॉर्मेशन हुई। देखिए 2000 के अंदर एक और स्टेट बना था, दैट इज़ 27 स्टेट, वो था आपका कौन सा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड कहाँ से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड, ये भी 2000 के अंदर। ठीक है, तो आपका 26, 27 और 28 इस तरीके से ये तीन क्रोनोलॉजी में आ जाते हैं। बट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले कौन बना, सिक्किम, दैट इज इन फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पर है। तो देखिए सेकंड, या सॉरी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, ये ऑप्शन बी होगा, ये ऑप्शन सी कर लीजिए इसे। ठीक है, ये ऑप्शन में थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपके ये दो ऑप्शंस तो कट गए, ए और सी बचता है। ठीक, फोर्थ के बाद आपका क्या बनता है, 87, 75 के बाद 87, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, 4 के बाद 2, तो 2 आ गया तो आपका ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो करेक्ट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी, 4 2 1 3 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपका करेक्टली मैच्ड होता है। ठीक, तो ये तो हो गई बात इस क्वेश्चन की। पार्ट क्वेश्चन के बाद अगर जो हम बात करें कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए सबसे ऊपर हमारा है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का अभी एक बाइफर्केशन हुआ 2019 के अंदर, तो जिसमें आपका जम्मू कश्मीर का एक इलाका और आपका ये इधर लद्दाख का ये जो पूरा एरिया है, दिस इज़ लद्दाख, यहाँ पे है लद्दाख। ठीक है, इसका बाइफर्केशन आपको देखने को मिलता है। ठीक,
तो ये डिवीज़न हुआ, ये बने बेसिकली, पहले क्या थे, स्टेट थे, स्टेट से अब यूनियन टेरिटरी बन गए। तो ये कब बने, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। दोनों का स्थापना दिवस अगर हम बात करें या बनने की डेट बात करें जम्मू कश्मीर की और लद्दाख रीजन की, तो वो बनता है 31 अक्टूबर 2019। और 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है, इस दिन हम यूनिटी डे मनाते हैं, ठीक है, एकता दिवस के रूप में हम मनाया जाता है। देन फिर हम बात करते हैं, यहाँ आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ ये हुआ 25 जनवरी 1971 को, ठीक है, याद रखिएगा। देन उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो गठन था ये हुआ 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। फिर पंजाब, पंजाब और साथ में आपका जो यहाँ पर चंडीगढ़ है, ठीक है, देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ होगा, पंजाब चंडीगढ़, और ये जो हरियाणा है, ठीक है, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब, इन तीनों का जो फॉर्मेशन हुआ दैट इज़ ऑन 1 नवंबर 1966, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें बनी थी पंजाब प्रांत से, जो पंजाब प्रांत हुआ करता था उसी से हरियाणा अलग हुआ और फिर चंडीगढ़ आपका एक यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो स्थापना है या दिल्ली का जो फॉर्मेशन डे कहा जाता है वो भी आपका 1 नवंबर को होता है 1956 के तहत, ठीक है। और इसे दिल्ली को या दिल्ली के आसपास के इलाके को एनसीटी, मतलब जो नेशनल कैपिटल रीजन डिक्लेयर किया गया, कब किया गया था, 1991 के अंदर इसे डिक्लेयर किया गया एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, या एनसीआर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, ये हो गया आपका। फिर राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान का भी जो स्थापना दिवस है ये मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारा बना था 26 जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1950 को, ठीक है। बिहार की हम बात करें, बिहार 1 अप्रैल 1936, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका सिक्किम, सिक्किम की हमने बात कर ली थी 1975, बट डेट 16 मई 1975, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पर हम अभी बाद में आते हैं, पहले इधर कवर कर लेते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960, और गुजरात बना था कहाँ से, जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, मराठा का जो एम्पायर हुआ था हुआ करता था, ये पूरा महाराष्ट्र का इलाका हुआ था, महाराष्ट्र से ये अलग हुआ है, ठीक है। फिर सेंटर में है आपका एमपी, एमपी से अलग, एमपी का जो स्थापना दिवस है या फॉर्मेशन डे है वो है 1 नवंबर 1960, ठीक है, 1960 1 नवंबर। महाराष्ट्र का भी 1 मई है 1960 को, ठीक है। देखिए 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का दोनों सेम है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र अलग हुआ, महाराष्ट्र से अलग हुआ गुजरात, तो भाई गुजरात तो बन गया, महाराष्ट्र तो भी, तो पहले इसका नाम क्या था, मराठा एम्पायर हुआ करता था, तो मराठा से या बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, तो उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र बना, तो और वो गुजरात बन गया 1960 के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि दमन और दीव, ठीक है, दमन दीव यहाँ पर है और दादर नगर हवेली यहाँ पर है, तो इन दोनों का मर्जर कर दिया गया था, ठीक है, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है, इन दोनों को मर्जर करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। वो करा गया था 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, 1 जनवरी 2020 में इन दोनों को एक साथ कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर है गोवा, गोवा का फॉर्मेशन डे होता है 30 मई 30 मई 1987 को, ठीक है, 1987। फिर थोड़ा सा इसे साफ कर देते हैं, फिर हम नीचे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये हो गया हमारा, गोवा कवर हो गया। गोवा के बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के अंदर जो फॉर्मेशन डे है दैट इज़ ऑन 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। केरला का फॉर्मेशन डे आपका आता है, ये भी आपका 1 नवंबर को आता है, दैट इज़ 1956, ठीक है। कई सारे जो है 1 नवंबर 1956 को आपको कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। तमिलनाडु का फॉर्मेशन डे आता है 26 जनवरी 1950 को। देखिए 26 जनवरी को 1950 को कौन सा और था, उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन डे, ठीक है। इसके बाद पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर, इसका फॉर्मेशन डे भी आता है 1 नवंबर 1954 को, ठीक है। और ये फिर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अभी अलग हो गया है तेलंगाना यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ द तेलंगाना, अप्रॉक्सीमेटली आइडिया, ये रफली एरिया है तेलंगाना का। इस तेलंगाना का जो गठन हुआ ये हुआ आपका 2 जून 2014 को, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953, ठीक है। आपको याद होगा फजल अली कमीशन या जेवीपी कमीशन जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बात करी थी, तो पहला जो लिंग्विस्टिक बेस पर जो गठित राज्य है वो है आंध्र प्रदेश,
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा का जो गठन हुआ है ये हुआ है आपका 18 अप्रैल को, ठीक है, 18 अप्रैल 1936, 1936। छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। झारखंड की बात करें तो झारखंड भी आपका अलग हुआ था कहाँ से, बिहार से, और ये 15 नवंबर सन 2000 को ये झारखंड आपका अलग हो गया, ठीक है। झारखंड के बाद बिहार हो चुका है हमारा। बिहार के बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल का जो गठन हुआ है ये 1 नवंबर 1956 को, देखिए 1 नवंबर 1956 को कई सारे स्टेट्स आपको मिल जाते हैं, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरला, ठीक है, और राजस्थान आपका, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे स्टेट्स जो हैं वो एक ही डेट में मिल जाते हैं आपको। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स की। अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है अभी हमने बात करी कब, 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। असम का गठन हुआ आपका 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। देन मेघालय यहाँ पर है उसके नीचे। मेघालय का जो गठन हुआ ये हुआ आपका 20 जनवरी 1972 को, ठीक है। नागालैंड यहाँ पर है, दिस इज नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। नागालैंड थोड़ा क्लीन कर देते हैं। नागालैंड के बाद फिर हम बात करते हैं नीचे यहाँ पर, दिस इज मणिपुर का जो गठन हुआ 21 जनवरी 1972। देन हमारा है यहाँ पे मिजोरम 20 फरवरी 1987, ठीक है। और यहाँ पर एक स्टेट बचता है आपका त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। तो हमने, और सिक्किम तो हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने मोस्टली क्या है सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं। बट अभी देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें और रह गई। यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप आइलैंड की हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ बेसिकली इसे कहा जाता है 1956 में, ठीक है। और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका भी 1 नवंबर 1956 के देखिए कई सारे आपको मिल गए 1 नवंबर को, कई सारे स्टेट्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो ये थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं हमने फॉर्मेशन डेट्स डिस्कस कर ली। कभी भी आए तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फैक्ट्स कई सारे थे, चीज़ें थी, डेट्स काफ़ी थी, तो वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन आपका कभी भी उस पर्टिकुलर एरिया से आए कि रीऑर्गेनाइजेशन वाले क्रोनोलॉजी पे या कोई डेट पूछी जाए कि कब किस राज्य का गठन हुआ, तो उसको आप गलत ना करें, ठीक है। कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और डेट्स कई सारी हैं इसलिए इसको बार बार सुनते रहिए, रिवाइज करते रहिए। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 371A टू 71I। ये आर्टिकल्स जो हैं इतने नंबर A टू I तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इंसर्ट किए गए भारतीय संविधान के तहत टू मीट द डिमांड, जो रीजनल डिमांड्स थी, मतलब जो देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, और इस आंध्र प्रदेश तो आपका साउथ का है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इनकी जो रीजनल डिमांड्स थी उनको मीट करने के लिए बेसिकली इन आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया। बिल्कुल ये सही पॉइंट है आपका, बिल्कुल सही पॉइंट है। बट अब देखिए इन सभी पॉइंट्स के बारे में अगर जो हम बात करें तो देखिए 71A तो हो गया आपका, बट हम यहाँ पर अगर जो बात करें एक आर्टिकल होता है 371, सिंपल 71, ABCD कुछ नहीं। तो 71 जो आर्टिकल है आपका ये बात करता है, मतलब एक स्पेशल स्टेटस या स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में, कौन से स्टेट से रिलेटेड, ये महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। जब गुजरात और महाराष्ट्र का जब अलग अलग हुए तो उस टाइम पर उन दोनों स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस के बारे में आर्टिकल 371 में बात कही गई। अब भाई जब स्पेशल प्रोविजंस की बात इसमें कह दी गई तब भाई बाकी स्टेट्स ने भी कहा भाई हमारा क्या कसूर है, हमें भी कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे दो, तो फिर इन स्टेट्स को दिया गया। अब बात करें यहाँ पर कि कौन से स्टेट का कौन सा रहता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 71A जो आता है, ठीक है, वो बात करता है आपके नागालैंड के बारे में, ठीक है। 371A नागालैंड के स्पेशल प्रोविजंस को बात करता है, उसके लिए नागालैंड। असम के लिए आपका है फिर 371B। मणिपुर के लिए है फिर आपका दैट्स मणिपुर, ठीक है, 371C, ठीक है, 371C। देन आंध्र प्रदेश के लिए है 371D। देन सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों के लिए हो गया क्योंकि भाई जब ये बना था, जब ये फॉर्म हुआ था उस टाइम पर ये आंध्र प्रदेश कंबाइंड था, अब ये अलग अलग हो गया है बट प्रोविजन दोनों के लिए सेम है, ठीक है।
ओके। और एक और चीज़ आती है, देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर तो एक तो ये है, और साथ में एक और चीज़ आती है 371E, ठीक है, वो भी आंध्र प्रदेश के लिए है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनकी स्टैब्लिशमेंट होगी, उसके बारे में भी आर्टिकल 371E बात करता है, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं कि ई के बाद एफ, सिक्किम के लिए जो प्रोविजन है 371 एफ होगा, ठीक है। अब सीक्वेंस में चलते जा रहे थे, कहीं ई को आप सिक्किम के साथ नहीं मैच करेंगे, ई रहेगा आपका आंध्र प्रदेश के साथ फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की स्टैब्लिशमेंट के लिए बात करता है, ठीक है। एफ आता है सिक्किम के लिए। सिक्किम के बाद हम बात करते हैं जी, जी आता है आपका किसके लिए, मिजोरम के लिए 371 जी। देन अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, ये बात करता है 371H आर्टिकल। अरुणाचल प्रदेश के बाद है आपका गोवा, दैट इज 371HI, ठीक है। तो ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन इन इस क्वेश्चन का, मतलब कौन सा आर्टिकल किस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करता है। बाकी सब तो सीक्वेंस में है, बट अरुणाचल प्रदेश के पास, सॉरी आंध्र प्रदेश के पास में दो आर्टिकल्स हैं, 371D जो स्पेशल प्रोविजंस या जो कहते हैं स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है उसके, और ई वाला पार्ट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश की जाएंगी आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके बारे में बात करता है। क्यों करता है भाई, देखिए स्पेशल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में इसलिए बात करता है क्योंकि ये आपका वो राज्य है जो लैंग्वेज बेसिस पे 1953 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ, ठीक है। तो लैंग्वेज पे हो गया, तो भाई लैंग्वेज है तो ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ लैंग्वेज चलेंगे, तो बाकी चीज़ें भी तो रहनी चाहिए ना, तो इसके लिए इसको ये प्रोविजन स्पेशली दिया गया, ठीक है। ओके, एक दो प्रोविजन और भी है, उनको बात कर लेते हैं। तो ये तो आई हो गया 370I के बाद हम बात करें अगर जो 370J, ठीक है। 370J आपका कर्नाटका के लिए बात करता है, कर्नाटका स्टेट के स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये थे 371 और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट चीज़ें समझ में आ गई ना, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। चलिए स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द यूएसए, जो भारत का संविधान है और यूएसए का जो संविधान है वो एक जैसा है, इनके अंदर डुअल पॉलिटी देखने को मिलती है। भाई डुअल पॉलिटी मतलब यूनियन भी है स्टेट भी है, बिल्कुल ठीक है, यूनियन और स्टेट तो है, बट कहता है कि सिंगल सिटीजनशिप भी है। तो देखिए इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, मतलब इकलौती नागरिकता, चाहे आप आंध्र प्रदेश में रहें या उत्तर प्रदेश में रहें या गुजरात में रहें, कहीं भी रहें आप सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन है ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के, ठीक है। बट अमेरिका के केस में, यूएसए के केस में आप पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी सिटीजन्स हैं, या आप जैसे आप सैन फ्रांसिस्को या कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जहाँ भी रह रहे हैं, जिस भी शहर में रह रहे हैं, उस शहर के या उस देश के अभी आप नागरिक हैं। मतलब वहाँ पर क्या है, डुअल सिटीजनशिप सिस्टम है अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है अमेरिका के अंदर। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई, सिंगल सिटीजन तो सिर्फ इंडिया के अंदर है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखिए फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, फर्स्ट सही सेकंड गलत, तो मतलब ये वाला तो कट गया आपका, ठीक है। बाकी ये तीन बचते हैं, इनको भी देखते हैं क्या क्या कहते हैं ये लोग, है ना। अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज और हर सिटीजनशिप। अब देखिए जो नेचुरलाइज सिटीजनशिप होता है, नेचुरलाइज मतलब आप एक लगभग एक 11 साल के आसपास आप रहेंगे भारत में आकर, 11 साल रहने के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद फिर आपको जो एक सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी, मतलब वो जो एक मेथड है बेसिकली सिटीजनशिप एक्वायर करने का, उसके अंदर अगर जो आप सिटीजनशिप बन जाते हो, मतलब एक बाहर कोई नागरिक है, सपोज कर लीजिए कोई नागरिक है, कोई लंदन से आया हुआ व्यक्ति है, ठीक है, यूके से आया हुआ व्यक्ति भारत में रहा लगभग 12 साल, फिर उसने अप्लाई किया नेचुरलाइजेशन के थ्रू, उसको क्या मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई। अब इसमें ये कहा कि उसकी जो सिटीजनशिप है या नागरिकता है उसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, नेवर बी डिप्राइव्ड, मतलब हटाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है भाई। इसके लिए एक प्रोविज़न है, जो प्रोविज़न है कहता है कि जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है, कौन सा एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, ये एक्ट है 1955 का, ठीक। इसका जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10, उसमें ये लिखा गया है कि किसी भी नागरिक की या फिर नेचुरलाइजेशन में हो या बाय बर्थ हो, उसकी नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज पर, ठीक है। उन क्राइटेरियाज को हम आगे वाले क्वेश्चंस में कहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम वहाँ नहीं जाते हैं, उनके बेसिस पर उसको हटाया जा सकता है, तो नेवर वाली चीज़ तो नहीं आ सकती यहाँ, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है।
तो थर्ड गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर? कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ये बेसिकली इसमें दिया गया है कि कमीशंस या कमिटीज़ के बारे में बात करी गई है। तो इसमें कहा गया कि कौन सी कमिटी या कमीशन जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हमने अभी बात करी ना, पहला क्वेश्चन जो हमने किया है, कौन से राज्य का गठन कब कब हुआ, हमने बेसिकली वहाँ पर क्या डिस्कस किया था, डेट्स के बारे में बात करी। ठीक है, तो बट यहाँ पूछा गया कि कौन कौन सी कमिटीज़ यहाँ पर रही हैं। ठीक है, तो कमीशन या कमिटीज़ के बारे में बात करें तो देखिए, लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन जो था, बेसिकली जो भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन होना चाहिए, ये कहा था एस.के. धार कमेटी ने। ठीक है, ये कमीशन ने, ठीक है, एस.के. धार कमीशन ने। एस.के. धार कौन थे, यहाँ पर चेयरपर्सन थे, और इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था आपका जून ऑफ 1948 को। ठीक है, जून 1948 को इसका गठन हुआ था। ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में एग्जामिनिंग बेसिकली बात कर रहे थे, मतलब उन पर बेसिकली क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि भाई भाषा के आधार पर कैसे कैसे हम राज्य को बांट सकते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर आती है एक आपकी JVP कमेटी, JVP, ठीक है, JVP कमेटी। ठीक है, JVP कमेटी जो थी, इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग इसके अंदर थे। ठीक है, सबके इनिशियल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर कमेटी, और इसका गठन हुआ था दिसंबर 1948 को। देखिए, जून 1948 में एस.के. धार कमेटी आई, फिर उसके बाद आई आपकी ये कमेटी। ठीक है, ये भी बात करती है किसके बारे में, ये एक्चुअली री एग्जामाइन करती है इश्यूज़ को। मतलब जो एक इशू था ना कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को बांटना है हमें, ठीक है, डिवाइड करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस पर मतलब होता ना कि कई सारी कमिटीज़ बना दी गई। अच्छा, तुम अपनी राय रखो, तुम अपनी विचारधारा रखो, तुम अपना रिसर्च करके हमें बताओ क्या होना चाहिए। तो ये दूसरी कमेटी थी बेसिकली, ये भी आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इसके बाद एक कमेटी आई, 3 मेंबर की कमीशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, इन्होंने बात करी। ये बेसिकली ये थी फजल अली कमीशन, इसके हेड थे फजल अली, और इसका ये रखी गई थी बेसिकली, बनाया गया था इसको, ये बनाया गया था आपका दिसंबर 1953 को। दिसंबर 1953 को इसको बनाया गया। तो री एग्जामाइन करना है किसको, डिमांड, बेसिकली डिमांड थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, और इस बेसिस पे 1953 के अंदर जो बेसिकली 1953 के ही अंदर क्या जो डिमांड वो थी ना आपका, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पर, वो कर दिया गया था बेसिकली। ठीक है, तो ये तीनों कमिटीज़ बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये रीऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी चीज़ तक को लेकर। देखो, कोई कमीशन कह रहा था कि भाई भाषा के आधार पर होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए, वो भी हम आगे कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, बट पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो नाम है पॉल एम्पल बाई कमेटी जो थी, ये एक्चुअली बात करती थी एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में ये बात करती है। ठीक है, ना कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कमेटी या कमीशंस बात करते हैं वो कौन से हैं, धार कमीशन 1, 3 और 4, 1, 3, 4, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्वेश्चन तो हो गया हमारा, है ना, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल गया। ये जो धार कमीशन था, धार कमीशन ये कह रहा था कि 47-48 में इसका गठन हुआ। तो धार कमीशन ने ये कहा कि जो आपका स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। मतलब धार कमीशन इज अगेंस्ट, ये अगेंस्ट थे बेसिकली लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट थे। ठीक है, अब ये जो JVP कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने कहा कि स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है ये होना चाहिए, उसके बेसिस कौन से बेसिस के मतलब इन्होंने 3-4 चीज़ें कही कि उनके बेसिस पे उसका स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये थे अगेंस्ट लिंग्विस्टिक बेसिस के धार कमीशन वाले। JVP वाले कहते थे कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो होना चाहिए उसकी सिक्योरिटी के बेसिस पे, यूनिटी के बेसिस पे, या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेटों का गठन करना चाहिए। ठीक, बट यहाँ पर जो फजल अली भाई साहब आ गए हमारे फिर। ठीक है, फजल अली कमीशन ने कहा कि भाई नहीं, जो आपका वो है
लिंग्विस्टिक बेस पे उस पर होना चाहिए, और इन्होंने कर भी दिया। ठीक है, और कर भी दिया तो भाई करने के बाद क्या हो गया, इन्होंने कहा कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही होना चाहिए, और इस बेस पर इन्होंने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बना दिया, जिसके तहत जो है आपका 1953 के अंदर आपका आंध्र प्रदेश बन जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के कमिटी और कमीशंस। ठीक है, और कुछ कमीशंस की और हम बात करें अगर जो इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन भी आगे आएंगे, बट हम यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आई थी 1976 के अंदर। ये बात करती थी बेसिकली किसके अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना उसे भारतीय संविधान के अंदर जब ऐड करना है, ठीक है, और कुछ कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान के अंदर ऐड करना है, तो उसके बारे में इन्होंने बात करी। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 1976 का। ठीक है, 1976 का 42वां अमेंडमेंट हुआ था इसके लिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट आता है सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन आया था 1983 के अंदर, 1983 के अंदर आया। ये बात करता है, रिकमेंडेशन देता है बेसिकली सेंटर और जो स्टेट है, सेंटर और स्टेट इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करता है सरकारिया कमीशन। ठीक है, और इसके बाद फिर हम बात करें अगर जो, तो एक था कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन या डीएस कोठारी कमीशन अब नाम था उनका, जो चेयरपर्सन थे, डीएस कोठारी कमीशन था। ये आया था आपका 1976 के अंदर। तो इस कमीशन के अंदर जो रिकमेंडेशन दी गई थी बेसिकली किसकी, रिकमेंड दिया गया था लॉज और पॉलिसीज़ के बारे में, जो कि रिलेटेड थी एग्जामिनेशन ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ हाई कोर्ट हायर सिविल सर्विस, जो बेसिकली आईएएस वगैरह का जो उसके एग्जाम्स और उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करी गई। ठीक है, बेसिकली अगर जो पूछा जाए ना कि कोठारी कमीशन किसके बारे में था, ये सिंपली आप अगर जो कुछ ना समझ में आए, सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये जो सिविल सर्विसेज के अंदर जो रिफॉर्म था उसके बारे में बात करी थी डीएस कोठारी ने और कोठारी कमीशन ने। ठीक है, और एक और थी साथ में, नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी काफ़ी पूछी जाती है। देखिए मैं आपको वो कमीशन या कमिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर अक्सर फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी टेंशन के, मतलब पूछी जाती है, कहीं ना कहीं ज़रूर टकराएंगे आपको। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ये आई थी आई थिंक 1956 के अंदर, 56-57 के आसपास आई थी ये। ठीक है, तो ये एक्चुअली किसके बारे में बात करती है, जो 3 tier सिस्टम है, 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज, बेसिकली पंचायती राज सिस्टम के बारे में बलवंत राय मेहता कमेटी या अशोक मेहता कमेटी, जो ये नाम सुने हैं तो आप समझ जाइएगा किसके बारे में, पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटी, इन सब से बात कर रहा है। ठीक है, तो इन सब के बारे में ये सब बात करती हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरे को यही याद आ रही है, और भी कई सारी कमिटीज़ थी, तो उन सब के बारे में हम बाद में बात करते रहेंगे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। बेसिकली क्वेश्चन है सिटीजनशिप का, नागरिकता का। तो सिटीजनशिप जो बेसिकली अगर जो हम इसके लिए आर्टिकल्स की बात करें, कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, तो आपका आर्टिकल्स जो है यहाँ पर आते हैं आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11, मतलब आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 जितने भी हैं ये सारे बात करते हैं किसी न किसी प्रोविजंस के बारे में जो भी रिलेटेड है किससे, सिटीजनशिप से, नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ पर्सन बिकम a citizen of India with the incorporation of the foreign territory to which he or she belongs through naturalization। अब देखिए यहाँ पर ये कहा है कि भाई जैसे भारत है, भारत ने मान लीजिए कल की डेट में बांग्लादेश को, नहीं बांग्लादेश छोड़िए, पहले हम बात करें अगर तो ये आपका पीओके है, ठीक है, पीओके का इलाका, कल की डेट में अगर जो भारत पीओके को भारत के अंदर ले आता है, ठीक है, तो इस स्टेट में कहा कि पीओके के अंदर जितने भी नागरिक हैं वो लोग भारत के नागरिक तुरंत बन जाएंगे थ्रू नेचुरलाइजेशन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है एक, देखिए नागरिक तो बन जाएंगे बट थ्रू नेचुरलाइजेशन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जो नेचुरलाइजेशन वर्ड है इसने गड़बड़ कर दिया है। अगर जो हम बात करें कि किसी भी नागरिक को नेचुरलाइजेशन के तहत अगर जो भारत का सिटीजन बनना है तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं कि वो भारत के अंदर जो है लगभग 11 साल तक रहेगा, ठीक है, और मतलब लास्ट 14 साल में, मतलब जैसे
आज की हम बात करें तो 2022 चल रहा है, तो 2022 से लास्ट 14 साल तक, पीछे तक में 14 साल के अंदर अंतराल तक, ठीक है, तो तब से लेके अभी तक वो लगभग 11 साल लगातार वो कहाँ रहा हो, भारत की ज़मीन पर रहा हो, भारत का नागरिक रहा हो। उसका बिहेवियर जो है कि गुड कैरेक्टर होना चाहिए, बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ना, एक अच्छा कैरेक्टर उसका मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। और उसको जो 8th शेड्यूल आपका बात करता है, 8th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, भाषाओं के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। तो उन लैंग्वेजेस के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, मतलब सारी का नहीं, बट हाँ 2-3 लैंग्वेजेस जो भी जिस भी एरिया में वो रह रहा है, रिसाइड कर रहा है, वहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में उसे पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन फॉर्म डालेगा, फिर उसको जो सर्टिफिकेशन मिलेगा थ्रू द नेचुरलाइजेशन की वो भारत का नागरिक है। तो ये होता है। बट यहाँ पर जो बेसिकली बात करी गई ना कि जो टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया गया, ठीक है, तो टेरिटरीज एक्वायर करने में क्या होता है कि जो कोई नई टेरिटरी भारत ने एक्वायर करता है, जब जैसे आपका बलूचिस्तान वाला या पीओके जो एक्वायर कर लेता है, सपोज करिए इन फ्यूचर कभी एक्वायर कर लेता है, तो ये होता है कि वहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो क्या है, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको नेचुरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पर थ्रू द नेचुरलाइजेशन कर दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेचुरलाइजेशन रिफर्स टू द एक्वायरिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इफ ही आइदर हिज पेरेंट और सिटीजन, ये फलाना धमाका जो लिखा हुआ है, सब जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं कि ये इस स्टेट में बॉर्न हो वगैरह, ये सब चीज़ें ये नेचुरलाइजेशन में नहीं आता है। ये सब आता है आपका बेसिकली डिसेंट वगैरह के केसेस में, डिफरेंट अलग केसेस में वहाँ पर आता है। बट नेचुरलाइजेशन में सिंपली ये है कि भाई 14 साल रहा हो और 14 साल में लगातार वो 11 साल लगभग भारत में कंप्लीटली स्टेबल रहा हो, कि वो बाहर नहीं गया हो और यहाँ पर एक अच्छा नागरिक बन के रह रहा हो, ठीक है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। इलीगल, और बेसिकली इसके लिए है कि इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, भाई भारत आया है तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत आया हो, वीज़ा वगैरह लेकर आया हो तब। ऐसा नहीं ना कि बांग्लादेश से घुस के अंदर आ गए, भैया आप 11-25 साल यहाँ रह लियो तो भैया नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है ना। एक प्रॉपर लॉ के तहत आया हुआ व्यक्ति को मिलती है, ठीक है। यहाँ सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या है, गलत हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि हम बात करें कि जो अगर जो मोड ऑफ एक्विजिशन है, बेसिकली अगर जो किसी को नागरिकता लेनी है भारत की, ठीक है, तो उसके लिए एक एक्ट था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो इसके तहत जो है वो 5 तरीकों से नागरिकता ले सकता है। पहला बाय बर्थ, जो पैदा ही हुआ है वो तो नागरिक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाय डिसेंट मतलब जो आपके पूर्वज वगैरह है, माता पिता है, उनमें से कोई भारत का नागरिक हो, कुछ टाइम बाहर रहा हो, इस तरीके से कई सारे प्रोविजंस हैं, उसको फॉलोअप कर सकते हैं। थर्ड है बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटरीज, मतलब भारत ने किसी बाहर की एरिया को कब्जा कर लिया, अंदर ले लिया, जिस पर विजय हासिल कर ली, जैसे आपने अभी बात करी कि जो पीओके का इलाका है उस पर हमने कब्जा कर लिया कि भाई अब दैट इज़ कम्प्लीटली द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उसके जो सिटीजन्स हैं वो भी आपके क्या बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। फोर्थ मेथड है बाई नेचुरलाइजेशन, ठीक है, भाई भारत रहिए, अप्लाई करिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल की हम बात करें ना, यहाँ पर एक एग्जांपल है अदनान सामी, ठीक है, जो एक सिंगर है, काफ़ी फेमस सिंगर हैं, जिन्होंने भारत का नागरिकता है, उन्हें मिल चुकी है, अभी अप्लाई किया था इन्होंने, बट अभी इनको फाइनली ही इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया। बाई बर्थ ये क्या थे, पाकिस्तानी थे, बट भारत में रह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, इन्होंने अप्लाई किया, नेचुरलाइजेशन के तहत इन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी है। अब फिर हम बात करें नेक्स्ट जो है, इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया बाई रजिस्ट्रेशन, पांचवा होता है बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी ये जो है सिटीजनशिप ली जा सकती है, ठीक है। तो ये 5 तरीके होते हैं जिसके तहत जो है भारत का नागरिक बन सकता है कोई भी बाहर का व्यक्ति, बेसिकली एलियन व्यक्ति, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं DPSP, ठीक है, जिसके लिए कौन से आर्टिकल से, और चलो अभी हम बात करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या पर्पस है, उद्देश्य क्या है कि जो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे हिंदी में कहते हैं, उसको भारतीय संविधान के अंदर डालने की उसकी ज़रूरत ही क्या है, बेसिकली why it is implemented या introduced in the constitution of India, ठीक है, ये पूछा गया है, इसका रीज़न क्या है, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रीज़न के बारे में। तो रीज़न के बारे में अगर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो रीज़न रहता है इसका, ठीक है,
तो इसका रीज़न है, करेक्ट आंसर जो रहेगा यहाँ पर इस चीज़ को डालने का, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करना। ठीक है, मतलब टू इंश्योर द, मतलब राज्यों को ये है कि स्टेट्स को जो है, राज्य या केंद्र या सेंटर, स्टेट या सेंटर, इन दोनों लोगों को इंश्योर करना है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये मेंटेन रहे। कहाँ पर? सिटीजन्स के बीच में या लोगों, आम जनता के बीच में। तो आंसर डी इज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब बाकी हम कुछ और बात कर लेते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो जैसा कि अब हम जानते हैं कि डीपीएसपी जो एक क्या बात करता है, किसके बारे में बात करता है? दिस इज अ गाइडलाइन। इसको हम थोड़ा सा फ्लो डायग्राम में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी जो है आपका, ये क्या करता है? ये एक बेसिकली प्रिंसिपल या एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। ठीक है, दिशा निर्देश देने का काम करता है। किसको दिशा निर्देश देता है? ये गवर्नमेंट को। अब ये गवर्नमेंट कौन सी होगी? गवर्नमेंट होगी सेंटर की या फिर स्टेट की। इन दोनों गवर्नमेंट में से किसी को भी, मतलब दोनों को बेसिकली देता है। ये दिशा निर्देश देता है कि जब आप कानून बनाएंगे, ठीक है, तब आप लोगों की, मतलब बेसिकली जो पीपल ऑफ द कंट्री है, उनके हितों को ध्यान में रखेंगे। मतलब कि जो ये सेंटर और स्टेट की मोरल ड्यूटी होगी, जब वो कानून बनाएंगे, बेसिकली कानून बनाएंगे या पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो जो नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा हेतु, जो भी उनके हित हैं उनको सुरक्षित रखने हेतु, उन चीज़ों को ध्यान में रखने हेतु ही कानूनों को बनाया जाएगा। ये नहीं कि भाई डिक्टेटरशिप नहीं होना, डिक्टेटरशिप की तरह कानून नहीं बनाने हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाने हैं। ठीक है, इसके लिए जो पार्ट आता है आपका, दैट इज द पार्ट की हम बात करें किस पार्ट के अंदर डीपीएसपी दिया गया है, दैट इज इन पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर है। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स आते हैं इसके 36 से लेके 51 आर्टिकल्स जो हैं वो सारे डीपीएसपी के अंदर कवर किए जाते हैं। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? इट इज़ बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड, जो आयरलैंड कंट्री है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। ठीक है, और इसका जो एम है, जो अभी हमने बात करी कि इस्टेब्लिश करना है सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी थ्रू द आपका वेलफेयर स्टेट। ठीक है, क्या एम है इसका? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है थ्रू वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट के तरफ से। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल का जो एक और मेन उद्देश्य होता है कि जो आपकी 2-3 वर्ड्स दिए हुए हैं आपके प्रियम्बल के अंदर, जैसे जस्टिस है आपका, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो 4 वर्ड दिए हुए ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये चारों जो चीज़ें हैं इनको एक रियलाइज़ करना कि भाई पब्लिक रियलाइज़ कर सके कि ऐसा भी है हमारे साथ में, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बट वो जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको रियलिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये ज़रूरी है डीपीएसपी आपका। ठीक है, और डीपीएसपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंदर डीपीएसपी को कहा जाता था। मतलब डीपीएसपी तो हमने, जो हमारा संविधान बना 1950 के अंदर, ठीक है, उसमें हमने बोला है कि डीपीएसपी ऐसा कुछ है, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, ब्रिटिश टाइम पर, उसमें डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि डीपीएसपी जो है वो क्या है, ये अनजस्टिशिएबल है, मतलब नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब भाई संविधान ने कहा है कि भैया तुमको ऐसा करना चाहिए। होता है ना कि जैसे आपके घर में कोई बहुत सीनियर आदमी है, बुजुर्ग दादाजी हैं, तो दादाजी कहते हैं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसी शरारतें मत करो। क्या है, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, बात मान लेते हैं कि भाई शरारतें नहीं करते हैं, कुछ ढीठ होते हैं, करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि डीपीएसपी जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, कि भाई अगर जो कोई सरकार आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है तो आप उसके लिए कोर्ट चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अनजस्टिशिएबल इन नेचर है बेसिकली। ठीक है, क्लियर। और इसके लिए आर्टिकल्स तो ये है ही, अपने हमने बात कर ली 36 to 51। बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपने अभी ना कुछ दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि न्यूज़ में काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है सिविल, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बेसिकली इसके बारे में डीपीएसपी के अंदर दिया गया है और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 44। ये याद रखिए, पक्का किसी ना क्वेश्चन में आपके अगले 1-2 महीने के क्वेश्चन जो भी आप पेपर देंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो उसके लिए आर्टिकल है 44,
दिस इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये पक्का क्वेश्चन 1-2 महीने के एग्जाम्स के अंदर मिलने वाला है आपको। ठीक है, बाकी आर्टिकल्स को हम धीरे धीरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है जो पहले वाला क्वेश्चन था, उसी का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है कह लीजिए, कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है वो किस पार्ट में दिया गया है बेसिकली। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है ये आप बात करता है किसके अंदर, डीपीएसपी के अंदर हम बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए पार्ट कौन सा आता है, पार्ट 4 आता है। आर्टिकल्स हैं 36 टू 51 है ना, 36 टू 51 आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट बात करी 44th आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया होता है, इसके अंदर बात करते हैं कि जो राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली जो अलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करी जाती है किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। ठीक है, राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स होंगी, किस स्टेट से कितनी सीट्स होंगी, इस सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है शेड्यूल्ड 4th के अंदर। फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसे, पार्ट 3 में दिया गया है। अब देखिए जब आपका पार्ट 4 आया डीपीएसपी, तो पार्ट 3 का ये क्या बना, ये पार्ट 3 का बना एक तरीके से रेक्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि जो कुछ कमियां आपकी पार्ट 3 या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर रह गई है ना, तो उन चीज़ों को उन लोगों ने कहाँ डाल दिया, टीपीएसपी के अंदर, है ना भाई। देखिए सबसे पहले क्या इन्होंने बनाया, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गया, सब फिट। उसके बाद फिर इन्हें लगा कि कुछ चीज़ें शायद रह गई हैं, तो उन चीज़ों को उन्होंने कहाँ डाल दिया, टीपीएसपी के अंदर डाल दिया। ठीक है, क्लियर। फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल आई थिंक 12 से है ना, 12-13 आपका अलग है, बट मोस्टली हम बात करें मेनली तो 14 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स जो हैं, या आप 12 से 35 तक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में अप्रोप्रिएट लगे उसको आप लगा सकते हैं, 12 से 35 या फिर 14 से 35 आर्टिकल्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। प्रियम्बल जो है इसे प्रस्तावना कहा जाता है हिंदी में, और इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसके अंदर अभी तक क्या है, एक अमेंडमेंट हो चुकी है। ठीक है, जिसके अंदर हमने सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स क्या है ऐड किए थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट द लेटर डेट। बाद में मतलब देखिए डीपीएसपी के अंदर कौन सी चीज़ बाद में ऐड की गई, जब शुरुआत में डीपीएसपी बना, जब संविधान बना उस टाइम पर वो चीज़ नहीं थी, बाद में उसे ऐड किया गया। तो इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, फ्री लीगल एड। अब ये फ्री लीगल एड किसको दी जा रही है, देखिए इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और ये अमेंडमेंट हुआ था आपका 1976 के अंदर। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के तहत इसमें कौन से आर्टिकल को अमेंड किया था, इसमें अमेंडमेंट की थी 39A। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी ना 36 से 51 तक आर्टिकल जो थे वो आपके डीपीएसपी के अंदर आ रहे हैं, उसी में 39 आर्टिकल जो था उसके ए पार्ट में यहाँ अमेंडमेंट की गई या इंसर्शन किया गया, नॉट अमेंडमेंट दैट इज इंसर्शन, मतलब एडिशन किया गया। देखिए 39 तो था ही आपका एक, बट इसमें क्या है ऐड कर दिया गया ए पार्ट को। ठीक है, जिसके तहत क्या है आपको एक फ्री लीगल एड या फ्री लीगल सपोर्ट जो एक होता है ना, सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा उस व्यक्ति को जो फाइनेंशियली वीक है, जो एक प्राइवेट वकील या एक अपना पर्सनल वकील नहीं हायर कर सकता, तो सरकार जो है उसको एक लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने बात करी कब, 44th नंबर का आर्टिकल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें, देखिए अब हमने बात करी यहाँ पर, देखिए एडिशन की हमने बात करी, तो कुछ और चीज़ों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐड हुई आपके डीपीएसपी के अंदर पिछले कई सालों के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमने बात कर ली, देखिए सबसे पहले जो हुआ आपका वो हुआ 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ये हुआ, इसके तहत जो एडिशन हुआ या एडिशन हुआ बेसिकली है ना, हमने न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर कुछ नए प्रोविजंस को ऐड कर दिया है, हमने एडिट नहीं किया है, ऐड कर दिया, जोड़ ही दिया है ना।
तो वो पहला एडिशन हुआ 39A के तहत। इसमें क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री एड के बारे में बात करी गई है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री एड, फ्री लीगल सपोर्ट या लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, जो हमने अभी क्वेश्चन में बात कर ली। ठीक, इसके साथ में इसी अमेंडमेंट एक्ट में एक दो तीन चीज़ें और हुई। एक हुई 43A, ये भी ऐड हुआ। इसमें क्या हुआ, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, MGMT लिख देता हूँ मैनेजमेंट को। ठीक है, जो मैनेजमेंट है बेसिकली, जो फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर रहे हैं, तो उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर जो वर्कर्स हैं वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का पार्टिसिपेशन होना, इसके लिए भी यहाँ पर बात करी गई। ठीक है, मतलब जो होता है ना कि यूनियन बनी भाई, एक जो मजदूर यूनियन होता है या कोई लेबर यूनियन, इस तरीके से कहा जाता है ना कि भाई जो यूनियन का प्रेसिडेंट होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई इस तरीके से जो पद बनाए जाते हैं ताकि कोई उनकी समस्याएं हैं तो वो मैनेजमेंट तक पहुंचा सके, या मैनेजमेंट जब कोई डिसीजन ये ले रही है या डिस्कशन कर रही है कोई नई चीज़ के लिए, तो वहाँ पर वो लोग क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया 43A। इसके साथ में हुआ 48A का अमेंडमेंट, इसका एडिशन हुआ बेसिकली। इसके अंदर बात करी गई टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये भी सरकार को बनाने चाहिए, इसके बारे में बात करी गई। एक और ऐड हुआ था इसके अंदर, वो था आपका 39 का ही पार्ट था, दैट इज 39F। इट इज ए 39F भी ऐड किया गया इसके अंदर। तो वो था अपॉर्चुनिटी, ये था अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनके डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ के लिए जो हेल्दी इन्वायरमेंट है उसको डेवलप करना। अपॉर्चुनिटी मतलब जो आपका मिड डे मील स्कीम है, भाई जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको एक पोषक तत्व तो मिलने चाहिए कि भाई इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इतने न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बात करी गई इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। 39F, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्थ फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए उसमें बात करी गई यहाँ पर। ठीक है, 39F। एक तो ये अमेंडमेंट हुआ, एडिशन हुआ बेसिकली 42nd अमेंडमेंट। ठीक, इसके बाद ये तो एक चीज़ हो गई। इसके बाद हुआ 42nd पॉइंट 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी हुआ था आपका 1978 में, 2 साल बाद हुआ उसके। इसके अंदर जो एडिशन किया गया वो किया गया 38(2) के अंदर, जो आर्टिकल 38 है उसके सेकंड पार्ट में ये एडिशन किया गया। इसमें ये किया गया कि भाई जो स्टेट हैं, राज्य हैं, वो क्या करें, मिनिमाइज़ करें इनइक्वालिटीज़ इन इनकम। किसमें, इनइक्वालिटीज़ इन इनकम के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ है या स्टेटस है या फैसिलिटीज़ हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है मिनिमाइजेशन का काम किया जाए। ये काम कौन करे, सरकारें करें। ठीक है, भाई ऐसा ना हो ना कि भाई एक आदमी को आप 10,000 दे रहे हो, ठीक है, वो आपका 12 घंटे काम कर रहा है, और एक को आप 1 लाख रुपए दे रहे हो और वो काम कर रहा है कितना, 5 घंटे। तो इस तरीके का जो इनइक्वालिटी बिहेवियर है उसको कम करने की बात करी गई, ख़त्म करने की नहीं, बट यहाँ पर मिनिमाइज करने की बात करी गई। तो अगर जो ये 1 लाख रुपए ले भी रहा है तो भाई काम भी वो लगभग 12 घंटे तो करे, कम से कम 12 नहीं तो 10 घंटे तो करे। तो मतलब एक होता है ना इक्वलाइजेशन की बात यहाँ पर करी गई। ठीक है, ये दूसरी चीज़ ऐड की गई। इसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ, दैट इज 86 अमेंडमेंट, थर्ड 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर हुआ था। इसके अंदर चेंजेस किए गए, किसके अंदर, जो आर्टिकल था आपका 45, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस किए गए कि भाई जो प्रत्येक चाइल्डहुड केयर के बाद, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है या एजुकेशन जो है अंटिल द चाइल्ड जो है 6 साल तक अटेन नहीं करता, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। कि भाई जो बच्चा 6 साल तक होगा तब तक उसके भरण पोषण, मतलब वो भूखा नहीं रहना चाहिए, तब तक वो उसका जो पालन पोषण है उसका जिम्मेदारी उठाए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकते हैं 45 आर्टिकल में अमेंडमेंट कब हुआ था, दैट इज 86 अमेंडमेंट 2000 के अंदर। अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है, अमेंडमेंट या एडिशन हुआ है बेसिकली यहाँ पर, ये तो आपका अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, इसमें तो चेंजेस कर दिए गए। ठीक है, ये एडिशन नहीं हुआ, बाकी में क्या है, एडिशन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, 97th अमेंडमेंट हुआ एक 2011 के अंदर। ठीक है, चौथा पॉइंट है ना 97th अमेंडमेंट। इसके अंदर क्या ऐड किया गया, 43B पार्ट, 43 जो आर्टिकल था उसके बी पार्ट में एडिशन बी डाला गया कि जो स्टेट है वो एंडेवर करे, प्रोमोट करे वॉलेंट्री फॉर्मेशन या ऑटोनोमस फंक्शनिंग या डेमोक्रेटिक कंट्रोल, किसका, प्रोफेशनल्स का मैनेजमेंट के अंदर या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर। बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है।
तो ये 4 चीज़ें रही हैं पंचायती राज, सॉरी नॉट पंचायती राज, दैट इज़ डीपीएसपी से रिलेटेड, जो एडिशंस या न्यूली एडेड या अमेंडमेंट्स, कई सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपके संविधान में देखने को मिली है अभी तक। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which principle among the following was added to the directive principle of state policy by the 42nd amendment act। 42वें अमेंडमेंट में जो अभी कुछ हमने बात करी ना, 3-4 चीज़ों के बारे में, 4 पॉइंट्स में जिसमें चेंजेस हुए, ठीक है, तो उसके तहत जो है वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो रहेगा दैट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। ये हमने बात करी थी ना अभी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की, कि वर्कर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में। तो इसके लिए जो आर्टिकल था किसमें चेंजेस किए थे, 43 बी नहीं सॉरी 43 ए था, है ना, 43 ए के अंदर हमने क्या किया था, एडिशन किया गया था। ठीक है, 43 ए के अंदर, तो वही वाली बात कर रहा है कि 42वें अमेंडमेंट में हुआ था ना ये। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन के साथ में हमने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गैदर करी, वो सारी चीज़ें कहाँ आ रही हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मिल गई। ठीक है, 43 ए, और अमेंडमेंट कौन सा था, 42वां अमेंडमेंट 1976। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट है, ये भी कमीशन और कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन के बारे में भी हमने बात कर ली, जो क्वेश्चन हमने किया था ना जिसमें कमिटीज़ को डिस्कस किया था, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा गया, देखिए कि कौन सा कमिटी या कमीशन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड करता है कि वो भारत के संविधान के अंदर डाले जाएँ। ठीक है, हमने बात करी थी ना सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये वही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कब, 1976 के अंदर, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़, दैट इज़ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान के अंदर डाला जाए, ऐड किया जाए। ठीक है, और ये ऐड किया गया था किसके तहत, जो एक 42वां अमेंडमेंट एक्ट है, 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसके अंतर्गत हमने ये 10 ऐड करी थी। और इसको किस पार्ट में डाला था, ये पार्ट था आपका 4th ए। ठीक है, 4th ए। और एट प्रेजेंट हमारे संविधान के अंदर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, अभी तक दी गई हैं, एट प्रेजेंट जो है संविधान के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अशोक मेहता कमेटी जो आपका 3 tier सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करता है। सरकारिया कमीशन या सरकारिया कमेटी आपका सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, और कमेटी कमीशन हो गया। एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, मेरे को ध्यान आ गई अभी, कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक दो क्वेश्चन एक्चुअली पिछले 2-3 एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, मैंने देखे हैं, तो वो क्वेश्चन चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ध्यान रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये कमेटी के अंदर 22 लोग होते हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी पैक कहते हैं इसे। इसके अंदर 22 लोग होते हैं, और 22 में से 15 लोग होते हैं लोकसभा से, 15 मेंबर लोकसभा से, और 7 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, ये 22 लोग क्या करते हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, जो सीएजी होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है अकाउंट्स की, पब्लिक अकाउंट्स की जो रिपोर्ट, सरकारी खर्चों का जो एक लेखा जोखा का जो रिपोर्ट सीएजी पार्लियामेंट में देती है, तो उस रिपोर्ट की जांच करना, मतलब री एग्जामाइन करना कि ये रिपोर्ट सही है गलत है, जो भी है उसको री एग्जामाइन करना, ये काम होता है पीएसी का। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मतलब कितने, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इसका काम क्या होता है, और इसके अंदर कितने लोग होते हैं, और कितने लोग कहाँ कहाँ से होते हैं। ये भी उत्तराखंड के 2-3 पेपर हुए हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसके अंदर जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर चेयरपर्सन होता है। ठीक है, और इसके साथ में एक कमेटी आती है जिसका नाम है, आई थिंक, हाँ, या उसका नाम है एस्टीमेट कमेटी, दैट इज एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरी कमेटी है, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, एस्टीमेट कमेटी, स्पेलिंग छोड़िए, कमेटी। ठीक है, समझ गया ना, एस्टीमेट कमेटी मैं लिख रहा हूँ। ठीक, तो एस्टीमेट कमेटी के अंदर 30 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 30 लोग होते हैं, 30 लोग होते हैं, और ये सारे के सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सजेशन देते हैं अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ के बारे में। अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ मतलब जो पॉलिसीज़ बनाई गई उनके ऊपर सुझाव देते हैं, एफिशिएंट या इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट सजेशन,
ये सब मतलब देखिए ना, कोई चीज़ पॉलिसी बनाएगी तो उसके ऊपर ना अपने सुझाव देना, तर्क देना कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, होता नहीं, ये सब चीज़ों का काम करती है एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। तो एस्टिमेट कमेटी के अंदर क्वेश्चन आता है कि कितने लोग होते हैं, 30 लोग होते हैं, और कहाँ से होते हैं वो सारे के सारे, कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और एक कमेटी और होती है यहाँ पर जिसे कहते हैं जेपीसी, आपने बहुत नाम सुना होगा जेपीसी। भाई जब आपका राफेल का मुद्दा चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर कि भाई राफेल पे जेपीसी बना दीजिए, जेपीसी बना दीजिए, जेपीसी बना दीजिए, तो जेपीसी क्या होती है भाई, दैट इज द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, इसे कहते हैं जेपीसी, ठीक है। कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर लोग जो होंगे, मेंबर्स जो होंगे, वो लोकसभा से भी होंगे, राज्यसभा से भी होंगे, इसमें फिक्स नहीं है कि भाई लोकसभा से कितने और राज्यसभा से कितने, डिपेंड करते हैं कि भाई कंडीशन क्या है या मैटर क्या है, किसको जांच कर रही है, किस चीज़ की जांच कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोग रहेंगे। बट देखिए जैसा कि हमें पता है कि भाई सबसे ज़्यादा 543 मेंबर्स आपके यहाँ हैं, 243 आपके यहाँ हैं, तो मेजोरिटी तो लोकसभा वालों की रहेगी, है ना। तो बट दोनों के मेंबर रहते हैं यहाँ पर। और ये बेसिकली क्या होती है, इसे कहते हैं एडहॉक कमेटी। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, एडहॉक कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी कमेटी जो होता है, इसे कहते हैं एडहॉक कमेटी। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर माइंड में कि जेपीसी कमेटी इज द एडहॉक कमेटी। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, और पिछले इसी साल 2022 के अंदर जो मैंने देखे हैं 2-3 एग्जाम्स, उसके अंदर ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है जेपीसी का, ठीक है, क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेकंड पार्ट के, काफ़ी थोड़ा बड़ा हो गया है वीडियो, बट कोई बात नहीं। हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज़ में कर ही यही रहे हैं कि हम जो टॉपिक उठा रहे हैं ना, उसकी पूरी इतिहास, भूगोल सब खोद डालते हैं, जितना हमको मिल पाता है इन्फॉर्मेशन, हम सब चीज़ें वो सारी आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपका जो वो पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन है कहीं से भी आए तो आपका गलत ना हो या छूटे ना, ठीक है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस कम रहते हैं, बट एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम काफ़ी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।